I will explain what it was. नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए। ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पे अब चर्चा नहीं होगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वक्फ कानून के विरोध के पीछे की कहानी क्या है। क्या वाकई कानून में गड़बड़ी है इसलिए विरोध हो रहा है, या फिर कानून को सियासी हथियार बनाया जा रहा है। दरअसल आज जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में कानून को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने कानून की कॉपी फाड़ दी। मणिपुर में बीजेपी के नेता के घर हमला किया गया है। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच यूपी में प्रदर्शनकारियों पर सरकार और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आज हम इसी सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त जोरदार बवाल हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दलों ने नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी। उसी पार्टी के दूसरे विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहरा दी। किसी के लिए भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब सबसे ऊपर होता है। उसके लिए प्राइवेट है मजहब, लेकिन उसके लिए सबसे अहम है। तो ये हमारे मजहब में जो गवर्नमेंट ने मुदाखलत किया है, जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। ने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए। अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे। जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है, और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पे अब चर्चा नहीं होगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी वक्फ कानून को लेकर बवाल है। विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है तो बीजेपी की सरकार एक्शन में है। इस बीच विरोध करने वालों को पुलिस प्रशासन नोटिस भी दे रहा है। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने 300 प्रदर्शनकारियों को नोटिस दिया है। अगर उन लोगों ने कोई तोड़फोड़ की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर इस तरीके के नोटिस दिए जाना संविधान के विरुद्ध भी है, देश की एकता अखंडता के विरुद्ध भी है, और कहीं ना कहीं एक समुदाय को दबाने के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा हमारा आरोप है। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई कानून संसद में बन रहा है तो सभी लोगों का ये फर्ज होता है कि संसद में कोई कानून बन रहा है तो उसका सम्मान करें, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किस बात का करेंगे। जब वो कानून बन जाएगा उसमें अगर कोई कमी रहेगी तो आप करेंगे, और प्रोटेस्ट करने का एक निर्धारित स्थान होता है जहाँ पे आप प्रोटेस्ट करेंगे। पूरी तरह असंवैधानिक है, संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई,
लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में फैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, मेरा पूछेगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनैतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। उधर महाराष्ट्र में वक्फ कानून पर महाविकास अघाड़ी में दरार नजर आने लगी है। उद्धव ठाकरे ने बिल का विरोध किया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है, अब नहीं, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो, हमने जो कहना था कह दिया। और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। आगे जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं और इसके ऊपर बोलते जाऊंगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं बढ़ती जा रही हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपील की है। साथ ही 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या वक्फ कानून को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है? क्या वक्फ बिल के विरोध को उद्धव ठाकरे अपनी गलती समझ रहे हैं? केंद्र से बने कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव का क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को खत्म कर सकता है? हमारे साथ आरपी सिंह भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, सुजाता पॉल कांग्रेस से हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से, शाइना एनसी प्रवक्ता हैं शिवसेना की, इरफा जान प्रवक्ता हैं जेकेएनसी और मनीष यादव जदयू के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगी शाइना एनसी, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगता है थोड़े कश्मकश में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या होगा। उन्होंने विरोध तो कर दिया, लेकिन विरोध की जो लकीर जो आगे तक जा रही है, जहां पर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही हैं, उनका कहना है कि वो उधर नहीं जाएंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और उबाटा सेना एक कंफ्यूज पार्टी है मारिया। उनको पता नहीं कि उनको क्या करना है। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा को तो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया है। वहाँ दूसरे तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और आप इसका विश्लेषण करें तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि उनका वोट बैंक रहा मुस्लिम और दलित समुदाय का, और ऐसे ही तुष्टीकरण उन्होंने 2024 के विधानसभा इलेक्शन में भी किया। अब आते हैं वक्फ को लेके। वक्फ में संशोधन की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रैक्टिसेस चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि जब संशोधन की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के जो महिला है उनको ज़्यादा नेतृत्व मिले, उनको ज़्यादा मौका मिले, जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको आमदनी मिले। सचर कमेटी रिपोर्ट की बात आप करें, या फिर ये इतने सारे उदाहरण हैं जहां एक मुस्लिम परिवार ने अपना लैंड दिया वक्फ को अपाहिजों के लिए, और वो अपाहिजों के लिए इस्तेमाल न करते हुए उन्होंने एक बिल्डर को बेच दिया। तो जब ये भ्रष्टाचार होता है, इतने सारे केसेस ऑफ लिटिगेशन, मिसमैनेजमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स डिस्प्यूट, जहां रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी जानकारी नहीं, हाई कोर्ट में इतने सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज जहां आपको पता नहीं कि किसने इसका कब्जा किया, किसने नहीं कब्जा किया। तो ये सब चीजों को लेके ये संशोधन की आवश्यकता थी। लेकिन जो पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे और इलेक्शन के दृष्टि से एक वर्ग के ऊपर वो ऐसे सुजाता पॉल से पूछते हैं, ये अपीजमेंट। और जी सुजाता पॉल से पूछते हैं। सुजाता पॉल जी, ये बताइए कि उद्धव ठाकरे आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? अगर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में एकजुट होकर के इसका विरोध नहीं कर पा रही है, तो इस जो बिल में जो क्वेश्चंस उठा रही है वो तो उनके भी तो व्यूज सही हुए ना, कि उनका सरकार का कहना है कि बिल माइनॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं है, और आप लोग फियर मॉन्गरिंग कर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना विरोधाभास है इस बात में ही आपकी
कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई वो एक अलग पार्टी है, हम भले ही अलायंस में हो, लेकिन अगर उनका जो तरीका, उनकी रणनीति है, उसके तहत वो कोर्ट में नहीं जा रहे। और उन्होंने क्या कहा, मैं पहले कह चुका हूं और दोबारा कहूंगा। और अभी जो आपकी प्रवक्ता है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि उनको तो मुसलमानों और दलितों का ही वोट मिला है, तो तुष्टीकरण की राजनीति करी। तो तुष्टीकरण आज किसका हो रहा है? बहुमत का अत्याचार से बचने के लिए कहा गया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, जब उन्होंने मेजॉरिटी टिरनी की बात करी थी। और इसे बहुमत के अत्याचार के तौर में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिसको कानून नहीं चाहिए, आप उस पर अगर कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल तो ये उठता है कि विचारधाराओं की भले ही आप किसी के बारे में बात करें, सच्चर कमेटी जिसका विरोध भाजपा करती रहे उसके बारे में भले ही बात करें, लेकिन सच्चाई है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं ताकि इसका फायदा चुनावों में आप ले सके, क्योंकि आपके जो वो 31% वोट थे ना, वो भी अब छिटक चुके हैं आपसे, वो भी आपको पहचान चुके हैं। और मैं बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो अगर कोई आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, तो उसको चुप कराने की कोशिश इनकी पहले भी नाकाम हुई है। जैसे कि किसान कानूनों के दौरान आपने देखा, वो ऑर्डिनेंस से लाए थे। एक और कानून आपको बताती हूँ, जो उसके पहले उत्तराखंड में पंडा पुरोहितों के ऊपर आघात करते हुए देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाया गया था, मगर नवंबर 2021 में उसको वापस लेना पड़ा था, क्योंकि चुनाव थे उत्तराखंड में फरवरी 2022 में। तो ये इनकी सच्चाई है। आरपी सिंह जी शायद इंचार्ज भी थे उस समय उत्तराखंड के, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को डराने की कोशिश करेंगे तो विरोध प्रदर्शन तो होंगे ही, क्योंकि कानून जब बनाए जाते हैं, हमने देखा 288, 232, फिर हमने जब देखा राज्यसभा में भी, तो 95 कोई छोटा नंबर नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि कानून बनाने के लिए सबको साथ देना पड़ता है और सबका भरोसा जीतना जी, पड़ता है। आरपी सिंह जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आरपी सिंह जी इसका जवाब दे दीजिए। सुजाता पाल बहन रेफ़र कर रही थी उत्तराखंड को। सुजाता पाल बहन, शुक्र करो कि आपकी ज़मीन सेक्शन 40 जो आपने लागू किया था 2013 के, उसके अंतर्गत किसी ने क्लेम नहीं कर ली उत्तराखंड के अंदर। क्लेम कर लेते वक्फ बोर्ड वाले तो फिर आप भी यही सब बातें ना करती, तो आप भी दहाड़ कर कहती ये गलत हुआ। खैर, मूल बात पे आए। हमारे मूल बात क्या है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज रेस लगी है सुप्रीम कोर्ट जाने की, एक के बाद एक के बाद। अरे सारी पार्टियां एक इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में हैं, तो एक मत होकर तय करने में कौन रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, किसको कौन रिप्रेजेंट करेगा। अब वो नहीं, हम पीछे ना रह जाएं, हमारा नाम पीछे ना रह जाए, हमारे को फीती लगनी चाहिए कि हमने विरोध किया था। सर में ये विरोध इसलिए हो रहा है कि इनको कुछ सरमाएदार जो लोग हैं उनकी चिंता है, कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ हथियार रखी। मैं तो डेटा के साथ बताता हूँ आपको, 9,28,000 एकड़, ये पुराना डेटा है, बाद का जो डेटा वो कोई 40 लाख एकड़ का है। इतनी प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के पास हैं, उस पर लगभग उसका जो मूल्य सरकारी जो मूल्य है 1.2 लाख करोड़ उसका मूल्य है। तो उस पर अगर मैं 10% का भी हिसाब लगाऊँ तो लगभग 12,000 करोड़ रुपया तो आना ही चाहिए, और आता है कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपया। तो वो जो बाकी मामला है उसकी चिंता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और वो जो 12,000 करोड़ रुपया आएगा अगर वक्फ बोर्ड के सारी प्रॉपर्टीज अगर ठीक ढंग से मैनेज हो पाई, तो उसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है? वो ना मुझे ना सुजाता पाल को, वो तो मारिया शक्ल को मिल सकता है, जहाँ जिसको और मारिया शक्ल जिनको रिप्रेजेंट करेगी उनको मिल पाएगा। तो असल में क्या है कि ये चाहते नहीं कि बहनों को लाभ मिले, बच्चों को लाभ मिले। ये जरा समझा दीजिए, मुझे क्या फायदा होगा आप बोल रहे हैं, जरा मुझे भी समझाइए। नहीं, मतलब मेरा ये सिर्फ इतना कहना है, मेरा इतना कहना है कि सिर्फ मुसलमान बहनों के लिए ना फायदा तो मतलब हिंदू बहनों को नहीं, सुजाता को नहीं मिलेगा, सिर्फ मुसलमान बहनों को मिलेगा। ये है कि आप लोग जो लेजिस्लेशन लाते हैं उसका सब लोग सबसे पहले आपको कहना होता है कि खवातीन को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड बन रहा है, जो वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जी, अच्छा, ट्रिपल तलाक का फायदा किसको होगा? मुस्लिम विमेन का होगा। जो जेंडर जस्टिस की बात है वो सही है आरपी सिंह साहब, लेकिन ये भी कहना सही है होगा कि जो अभी तक वक्फ कानून रहा है, वक्फ बोर्ड्स ऑपरेट करते रहे हैं हर स्टेट्स में, उसमें भी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रहा है, स्टेट ही गवर्नमेंट नॉमिनेट करती रही है।
तो अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। बोलिए। हाँ, तो वो ठीक, कानून ठीक होगा तो नहीं कर पाएंगे ना। अब हमने कहा कि उसमें ओबीसीज होने चाहिए, उसमें शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग मुस्लिम्स। अब अच्छी बात है। तो यहाँ तो लोग पीडीए की बात करते हैं और हम तो कह रहे हैं कि पीडीए लागू कर देना चाहिए। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यकों में और पिछड़े हैं, उनकी चिंता। और ये मैं पढ़कर बता रहा हूँ एक्ट से। तो क्या है कि मूलतः प्रश्न इतना ही है कि वो जो 10 करोड़ की जगह 12,000 करोड़ पे आएगा, उसका लाभ सबको मिलेगा। जो गरीब मुसलमान है, जाए जिसकी ज़रूरत है, मतलब गरीब ना होना हो, जिसकी ज़रूरत है उसको लाभ मिलेगा। और उसमें कुछ लोगों को दिक्कत है, जरा चेक कर लेना चाहिए हमारे यहाँ यासिर मलिक का मॉल किसके प्रॉपर्टी में बना हुआ है। ऐसे कई सारे नाम हैं। मतलब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने एक बार भी कुछ बोला नहीं है। उसके बाद फिर से आएंगे आप लोग सबके पास। इफ्रा, मैं आपके पास आऊंगी। इरफा, सवाल यह है कि केंद्र के कानून पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने का क्या मतलब था? पहले तो मैं आरपी सिंह, क्योंकि बिकॉज आई एम दी ओनली मुस्लिम वुमन ऑन दिस पैनल, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान औरतों की बात हुई और आरपी सिंह जी ने अपने पे डाल दिया कि वो बात करेंगे और मुसलमान औरतों की बात करेंगे। आई मेंट इन द पैनल, मारिया जी, यू नॉट इन द पैनल। सो चूंकि आई एम दी ओनली मुस्लिम वुमन इन द पैनल एंड आरपी सिंह जी ने डिसाइड कर लिया कि वो मुसलमान औरतों के लिए अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, वो डिसाइड करेंगे। मैं इस पे एक दो सवाल करना चाहती, इस पे जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो मुझे हंसी आती है जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाली सरकार मुसलमान औरतों की भलाई की बात करती है। मुझे शर्म आती है जब ये लोग बात करते हैं मुसलमान औरतों की, जिन्होंने बिल्किस बानो के हथियारों को किसी ने नहीं छोड़ा, सरकार ने नहीं छोड़ा, कोर्ट ने छोड़ा था। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, गुजरात की सरकार ने उनको छोड़ दिया था। तो दूसरी बात, जब मुस्लिम महिलाओं की बात करने वाले वही लोग हैं जिनकी विधानसभाओं में ट्रिपल तलाक ठीक था या गलत था? नॉमिनेटेड राज्यसभा ट्रिपल तलाक ठीक था या गलत था? लोकसभा एमपीज में ट्रिपल तलाक ठीक था या गलत था? ट्रिपल तलाक का जो बिल आया था, ठीक मुसलमान बहनों के पक्ष में था या विरोध में था? आप उसके पक्ष में थी या विरोध में थी, बता जाइएगा। मुसलमान औरतों की बात ये बैठ के खुद करते हैं कि मुसलमान औरतों के लिए अच्छा क्या होगा, उनको रिप्रेजेंटेशन। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो बहन। ट्रिपल तलाक बिल ठीक था या गलत था? ना तो किसी राज्यसभा में, नॉमिनेटेड राज्यसभा में, और ना तो लोकसभा में दी है। इनको मूल बात से भागेंगे। माइनॉरिटी, देखिए मारिया जी, मुझे आपको शर्म आनी चाहिए, झूठ बोल रही हैं आप। राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में कश्मीर से एक मुसलमान भाई रिप्रेजेंट करते हैं। सर उनकी बात सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उनकी बात सुनिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। सो ये कहना एक भी मुसलमान औरत इनके पास नहीं है, या तो पार्लियामेंट में ना तो नॉमिनेटेड ना तो इलेक्टेड, जो कहती है सामने कि हाँ मुसलमान औरतें हैं। विधानसभा, पूरे देश की विधानसभा में इनके पास एक भी औरत मुसलमान एमएलए नहीं है, और ये बात करते हैं मुसलमान औरतों की, और उनको बात करते वक्त शर्म नहीं आती है। ये कहते हैं कि इससे औरतों का भला होगा क्योंकि आप औरतें जो हैं इन काउंसिल्स का मेंबर बनेगी। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ काउंसिल की हेड कौन है, चेयरपर्सन कौन है? वो ऑलरेडी एक औरत है, जो ऑलरेडी इस एक्ट के से पहले कितने साल बनी। किसने बनाया उसको? किसने बनाया? अभी तक औरतें, अंजराबी बहन को किसने बनाया? ये बताकर जाओ किसने बनाया। आप 70 साल तक आपकी पार्टियां राज करती रही, बनाई क्या कभी आपने? अभी बनाया ना। आपकी बदतमीजी नहीं। और उस बहन ने कमाल किया, 25 लाख रुपए आता था कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड से, 40 करोड़ रुपए आने लगा। आप झूठ बोल रही है ना। 25 लाख रुपए आता था कुल कश्मीर के वक्फ बोर्ड से, आज 40 करोड़ रुपए आता है, उसी बहन के कारण से जिसको भाजपा ने नॉमिनेट किया। आपने 70 साल में नॉमिनेट नहीं किया, आपको कर दिया था नॉमिनेट, आपकी सरकार थी। उनकी बात सुन लीजिए, आपके पास आएंगे हम वापस, पहले उनकी बात सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे मारिया जी, ये बोलेंगे मुसलमान औरतों के हम लोग किसी को म्यूट नहीं करते, बोलेगी हम किसी को नहीं, आप हमारी बात सुनिए, हम किसी को म्यूट नहीं करते, ये मुकाबला है और एनडीटीवी पर है, तो एक डेकोरम हम लोग फॉलो करते हैं। जी सुनिए, हमारी बात सुनिए, इतना नाराज मत होइए। मेरा ये कहना है आपसे कि ये कानून केंद्र का है, इस पर स्टेट असेंबली में डिस्कशन होता है और उसके बाद फाड़ा जाता है।
क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की सरकार? जी, मैसेज जम्मू और कश्मीर की सरकार ये देना चाहती है कि ये जो कानून है ये गैर आईनी कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 26 बहुत क्लियरली कहता है कि हर मजहब के लोगों को अपना जो मजहबी इदारे हैं वो बनाने का हक है और अपने मजहबी इदारे मैनेज करने का हक है। ये हमारी जो मुसलमानों की मैनेजमेंट है, उनकी चैरिटेबल प्रॉपर्टी की, उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टी की, उसमें आप हर तरह के लोगों को घुसा देते हैं। ये जो है ये आर्टिकल 26 में एक क्लियर इंटरफेरेंस है। मैसेज ये है कि बीजेपी की सरकार जो हर कानून लाती है जिसको गरीबी पे काम करना है, बेरोजगारी पे काम करना है, इन्फ्लेशन पे काम करना है, महंगाई पे काम करना है, वो काम कर रही है मुसलमान, पाकिस्तान। इनकी पूरी राजनीति गरीबों का पेट काट के अमीरों की प्लेट पे डाल के आप सबको मुसलमानों से डराने का काम जो राजनीति क्यों डरा रहे हैं आरपी सिंह साहब? आप क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार? क्योंकि इनका वोट बैंक तो यही है। तो ये वोट बैंक की राजनीति तो आप कर रहे हैं ना। वोट कैसे बटोरेंगे? वोट बैंक की राजनीति ऑपोजिशन कहाँ कर रहा है? वो तो आप कर रहे हैं, यही आरोप है आप पर। वोट कैसे बटोरेंगे? ठीक है इरफान, आपने बोल दिया, आप सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। मुसलमान जी आपने बोल लिया, आप जवाब सुनिए। काम पे तो वोट नहीं, जवाब सुनिए इरफान। इन्होंने मेरी बात सुनी क्या? जी मेरी छोटी बहन ने, अच्छा कोई बात नहीं, मुझसे गलती होगी बहन, मैं बोल दूं, मैं गलती मानकर बोल देता हूँ। इन्होंने 335 में कोर्ट गए ना, जवाब मिला। ट्रिपल तलाक के मामले में कोर्ट गए, मिल जाएगा जवाब। असल में क्या कि ये बोली नहीं ना कि ट्रिपल तलाक के पक्ष में या विरोध में है। ट्रिपल तलाक मुसलमान बहनों के हक की बात है या विरोध की बात है? अब सेक्शन 26 की मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम। अरे सुनिए, किस मुंह से मुसलमान बहनों की बात करते हैं, मुझे ये बता दीजिए। आप लोग किस मुंह से मुसलमान बहनों की आप ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रही ना बहन। मैंने कहा कि बिल्किस बानो को सरकार ने नहीं छोड़ा, वहाँ की कोर्ट ने छोड़ा था और कोर्ट ने फैसला वापस लिया। मुसलमान पीएचडी लड़कियों की, जो मुसलमान हमारी बहनें पीएचडी हो गया आपका। जब आप बोलना है तो मुझे बता दीजिए, मैं शुरू कर दूंगा। आपने बात कर ली है, आप आगे सुनेंगी, बाकी लोगों की भी बात सुनेंगी। घर बुलडोज कर, नहीं आप बुलडोज करने की अब कोशिश कर रही हैं। आपको भी थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी लोगों की बात सुनी होगी। जल्दी से बोलिए आरपी सिंह साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। जी मैं माफी चाहता हूँ। 370-35 से एक बार में कुछ नहीं बताया, ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, मुंह से अक्षर नहीं निकलेगा ट्रिपल तलाक के पक्ष में, क्योंकि अरे की बात करते हैं, मुझे ये बता दीजिए। देखा हो गया ना, देखो शीशा कैसा, बहन शीशा नहीं देखा सुबह क्या? जो मैं शीशा दिखा रहा हूँ तो चुपता है क्या? शीशा क्यों चुपता है? चलिए आगे ट्रिपल तलाक के पक्ष में है या विरोध में, ये बताइए मेरे को। अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आर्टिकल 25-26 पढ़ देता हूँ मैं, ताकि स्पष्ट हो जाएगा ये जो झूठ बोल फरोस रही है। आर्टिकल उससे क्या फर्क पड़ता है? जदयू और समाजवादी पार्टी क्या फर्क पड़ता है? स्क्रीन पे लाइए अब मनोज यादव जी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मुझे अपनी बात, ये सेक्शन 25 और 26 के बारे में मुझे टोकने मैं बोलने दूंगा, पूरी डिबेट ऐसी चलेगी आज आपकी। सब लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है तो उनकी भी बात सुनना जरूरी है। मनोज यादव के बारे में बताना चाहता हूँ, झूठ बोल रहे। मनोज यादव जी और जदयू के मनीष यादव दोनों यूपी बिहार के हैं और बिहार में अभी चुनाव होने वाला है 6 महीने में, तो इसलिए मनीष जी आपका व्यू और आपका जो सोच है वो बहुत अहम रखती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कैलकुलेशन तो किया होगा कि पसमानदा मुसलमान जो उनके साथ जुड़े थे 10 साल पहले वो शायद और जुड़ जाएंगे, जो कुछ इधर उधर हो रहे होंगे। मारिया जी हमने तो बिहार में अभी जातीय सर्वे कराया था। हाँ, क्या करवाया? नीतीश कुमार जी ने पूरे देश भर में एक मिसाल पेश किया और उस रिपोर्ट में 73% पसमानदा मुसलमान की सूची है और हमारे नेता ही ने अली अनवर साहब को राज्यसभा भेजा, एजाज अली साहब को भेजा। हमारे नेता ने पसमानदा मुसलमान की शुरू से चर्चा कर रहे हैं और ईबीसी के लिए तो एक से एक योजना भी लाते हैं। पंचायत में 20% आरक्षण भी दिया हमारे नेता ने। लेकिन देखिए सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि तेजस्वी भाई भी अभी कुछ दिन पहले पीसी में कह रहे थे कि हम इस कानून को कूड़े के डब्बे में फेंक देंगे। अजब भाई है। अरे भाई, आप दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। तो भाई लोकतंत्र में क्या होता है? बहुमत की बात होती है
और भारत में लोकतंत्र के मंदिर में ये संविधान में संशोधन हुआ है और बहुमत से ये पास हुआ है। और उसके पहले मामला जेपीसी में गया और जेपीसी में तमाम दल के लोग थे और उसमें सभी दल के लोग ने अपने अपने विचार प्रकट किए। और जहां हमारे पार्टी के तो परसों या तरसों प्रेस वार्ता हुई, उसमें तो ये निकल के आया कि राष्ट्रीय जनता दल ने तो एक सुझाव भी नहीं दिया, केवल मीडिया में ही गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए ये लोग। लेकिन जो निकल कर सामने आया, दोनों सदन से बहुमत से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। तो भाई आप क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? क्या भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, देश के केंद्र की शक्ति अलग है, राज्य की शक्ति अलग है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्लैश उत्पन्न करना चाह रहे हैं? आप यही संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? क्या आप जो दोनों सदन से बहुमत से पास हुआ है, आप उसके नहीं मानते? तो बात सही है, ये तो बात सही है। अगर वो देश का कानून बन गया है मनोज यादव जी, तो ये फाड़ने और इस तरह का विरोध का क्या मतलब है? तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट कर रहे हैं, आप ये पूरे जो प्रक्रिया है उसको इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी सरकार की एक क्रेडिबिलिटी होती है और उसकी हिस्ट्री क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। आप याद करिए कि इस सरकार ने 3 काले कानून लाए थे किसानों के लिए और किसानों ने सड़क पर बैठकर उन काले कानूनों को वापस करा दिया। अभी वकीलों के लिए कोई नियम लेके आए थे, अध्यादेश लेके आए थे, उन वकीलों ने पूरे देश में चक्का जाम करके वो कानून वापस करा दिया। रोड रेगुलेशन के तहत ये ड्राइवर्स पे लेके आए थे, पूरे देश में चक्का जाम हो गया कमर्शियल वाहन का, जितने भी ड्राइवर्स थे इनको वापस लेना पड़ा। इस तरह में किस की बात करूं? मैं जीएसटी का नाम कभी तो लेना ही नहीं चाहता। आपने जो इतने सारे एग्जांपल्स दिए, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं ये तो हमें नहीं पता। नहीं तो वापस सरकार पीछे लेके गई ना, 3 काले कानून वापस गए नहीं गए। हाँ, वकीलों के प्रति, हाँ केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, और कौन लेके आया? हाँ मैं कह रहा हूं अभी वकीलों के लिए भी एक कानून लेके आए थे कि उसमें ये बैठेगा वो बैठेगा, सरकार 2 सदस्य जो जितने भी चुने हुए वकीलों के संगठन है उसमें बैठेगा। वो का भी विरोध हुआ है, उसको सरकार को रिबैक करना पड़ा है। ये बात भी आप समझिए। मेरा मोटा ये मतलब है कहने का कि ये सरकार ला क्या रही है जो कहीं स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है। और अगर आज मुसलमानों की हितैषी सरकार बन रही है, बनना भी चाहिए चूंकि लोकतांत्रिक देश है, तो मुसलमान एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है इसको? बड़ी तादाद में मुसलमानों ने विरोध क्यों किया? और देश के विपक्ष की पार्टियों को, जिसने जेपीसी की मांग की थी, वो जेपीसी की मांग में कमेटी में चर्चा के बाद भी विपक्ष को आप संतुष्ट नहीं कर पाए। उसके जो पॉइंट्स थे जिसमें विपक्ष अपना सुझाव देना चाह रहा था, वो भी आप इन्वॉल्व नहीं किए। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप कौन सा भला करना चाह रहे थे? एक सवाल है मेरा, आरपी सिंह से पूछ लीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री मौजूदा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि स्विस बैंक का पैसा आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे अकाउंट वाले नहीं आए हैं, आरपी सिंह के आ गए हैं और आपके मरियम जी भी नहीं आए। तो कम से कम आप और मैं दोनों लोग अपने 15 लाख के लिए तो लड़ लें। वो तो आए नहीं। इनका कहना है, अगर पूरा समझ किया जाए, इनकी बात है, इनका ये कहना है कि अगर विरोध होगा तो आप कानून वापस ले लीजिएगा, आप रोल बैक गवर्नमेंट हो गए। इनका अधिकार है विरोध करने का। कोर्ट में भी आगे कई इश्यूज को लेकर कोर्ट में गए। और मैं चाहूंगा जरा एक बार अपनी डिबेट खत्म होने से पहले अपनी रिसर्च टीम को बोले और 15 लाख वाला वीडियो चलवा कर दे दीजिएगा जरूर याद, ताकि मेमोरी फ्रेश हो जाए और ज़रा जानकारी हो जाए। क्योंकि झूठ परोसा जाता है बार बार और बिना बात के परोसा जाता है। पर जो मूल बात पे आए, क्या करें? मैंने कौन सा झूठ परोस दिया? आपको कोर्ट का जाने का अधिकार है, आप जाइए। ने कहा अरे सर मैंने कि जब कितने, अच्छा एक मिनट बता दो, आप जरा वीडियो सुनवा दीजिएगा ना। अरे वीडियो सुनवा दीजिएगा, मैं चैलेंज देता हूँ, मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा। जाने से पहले वीडियो सुना कर जाइएगा। छोड़ो, मैं आरपी मेरा चैलेंज है, जाने से पहले वीडियो सुना कर जाइएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो अरे आप झूठे हैं, आपको झूठ परोसने के अलावा नहीं है। आपको नहीं मालूम है, आप टूटी चोर पार्टी के अध्यक्ष के नुमाइंदगी करते हैं, तो इसलिए छोड़ दीजिए ना। कर्ज हो गया भारत पे, आप सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हो।
मुसलमान के नाम पे बीजेपी के अमेरिका पे चिराग कितना जलते कर गए, हैं। कभी सोचा क्या? अगर इस कभी देश में मुसलमान नहीं मूल होगा बात पे नहीं तो आएंगे। आपकी आप ट्रिपल राजनीतिक तलाक के चिराग विरोध में बुझ थे, जाएगा। आप मुसलमान इसलिए बहनों के मुसलमानों को टारगेट विरोध में करते हो? थे, आप क्यों करते हो सीए के मुसलमानों विरोध को में थे, टारगेट? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि हिंदुओं जो के लिए हिंदू कब लेके प्रताड़ित है आओगे? पाकिस्तान आपको में, पता है बांग्लादेश में, वो कितना भारत पैसा आ सके। मंदिरों में है? आप नहीं चाहते थे इस ना, आप देश सीए में के विरोध कितना में थे, सोना है आपने मंदिरों में? झूठ अगर वो परोसा। भारत मैं सरकार कह के रहा पास हूँ सोना आ आपकी जाए पार्टी और तो ये आपने देश झूठ सोने परोसा की चिड़िया कहकर बन कि जाएगा। सीए कब यहाँ लेके के आओगे बिल? मुसलमानों की नागरिकता 12,000 ले लेगा। करोड़, 12,000 मुझे बताइए करोड़, किसी 12,000 एक करोड़ आ मुसलमान जाएगा। की नागरिकता अरे गई मैं क्या? 12 आप फिर उसी लाख प्रकार से करोड़ झूठ की परोस बात रहे कर रहा हैं हूं। और झूठ परोस कर आप 12 समझते हैं कि लाख आप चलाने करोड़ के से चलने ज्यादा वाले का नहीं पैसा आ है, जाएगा क्योंकि भारत आप की मुसलमानों के अर्थव्यवस्था में। पक्ष में नहीं कब है। मोदी जी और आगे आएंगे? कुंदरकी के इलेक्शन ने देश साबित के कर दिया, ये इतने कुंदरकी सारे के इलेक्शन में जो आपको बोर्ड हैं, मुंह की खानी मंदिरों पड़ी। के 70% ट्रस्ट हैं, मुसलमान थे, इनका फिर भी पैसा कब भाजपा आएगा का हिंदुओं की उम्मीदवार हिफाजत 25,000 के लिए? वोट से जीता है। मुसलमान की हिफाजत, कुंदरकी मुसलमान की में हिफाजत। भाजपा का उम्मीदवार फिर भी 25,000 वोट से जीता, हिंदुओं के जबकि नाम 70% पे मुसलमान वोट थे। लोगे तो हिंदुओं ये जो का, आप डुगडुगी काम बजाते करोगे रहते हैं मुसलमानों झूठ का, परोसने की, यानी कि मस्जिद ले हिंदू जाएंगे, विरोधी सरकार है। आपके मरियम जी, मदरसे मैं ले जाएंगे, स्पष्ट चलने तौर पे वाला कह नहीं रहा है। हूं कि मुसलमान मौजूदा जानता है, भारत मुसलमान में बहनों के हिंदू विरोधी विरोधी है, सरकार बैठी है। गरीब मुसलमान ना बच्चे तो के विरोधी संविधान को हैं। मानती आप है, नहीं चाहते ना कि गरीब हिंदू को मुसलमान की मानती है, चिंता हो, ना आप हिंदुत्व उनके को साथ मानती हैं, है, जो ना वक्त हिंदुओं के नाम पैसे पर की व्यवस्था प्रॉपर्टी करती हड़पते रहने हैं। की। आप यासीन मलिक कब के साथ करोगे हैं, आरपी सिंह जी? जिसका समाजवादी मॉल पार्टी वक्त की मांग प्रॉपर्टी करती पर है तो कि आप आप सब उनके काला पक्ष धन में लाओ, हो, जो कि पहले वक्त के हिंदुओं नाम का पे कल्याण वक्त के नाम करो। पे लूट करते हैं। चलिए वक्त आगे बढ़ते करके हैं। देश की जनता को मूर्ख नहीं बना पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके जनता को मूर्ख कौन बना रहा है। मैं शाइना एनसी के पास फिर से जाऊंगी। शाइना एनसी, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कुछ तो कंफ्यूजन है। अगर ये बोला जाए कि बहुत ज्यादा, हाँ, कुछ तो चल रहा है। क्या उद्धव ठाकरे ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो बिल का विरोध किया वो गलत था, इसीलिए वो अब कोशिश करके अपना मूवमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको पॉलिटिकली क्या फायदा होगा? अभी तो चुनाव बीएमसी का है। मारिया, ये पॉलिटिकल फायदा का नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेके जो 9 लाख एकड़ पे जमीन है जहां इंक्रोचमेंट हुआ है, राइट रॉन्ग और अदरवाइज, इसमें भी क्लैरिटी की आवश्यकता है, चाहिए या नहीं। आप शायद भूल चुके हैं कि वक्फ एक्ट को लेके 1995 और 2013 में संशोधन हुआ था। उसके बाद आपने क्या देखा? आपने इनएफिशिएंसी देखा, लैंड ग्रैबिंग देखा, एक्विजिशंस को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह, मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार। इतने सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने स्वयं कहा है कि वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उन्होंने कैसे दुरुपयोग किया अपने पावर्स का। जो पूरे वक्फ स्टेट्स को आप देखें तो 8 भी महिला नहीं थी पूरे देश में। तो ये संशोधन की आवश्यकता है। आप बार बार कोरिलेट कर रहे हैं इलेक्शन को लेके। मैं कहना चाहती हूँ कि एनडीए की सरकार जो ट्रिपल तलाक किया या आर्टिकल 370 या वक्फ को लेके संशोधन, ये हमेशा जनहित में रहा है, हमेशा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रोसेसेस के लिए। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, आप बिल्कुल सही बोले, क्योंकि ये महाविनाश अघाड़ी सिर्फ अपने सत्ता के लिए और अपने वोट बैंक के लिए, कोई भी हद तक अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि वो आंदोलन तो छोड़िए लेकिन फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने में माहिर हैं। और ये ही फॉल्स नैरेटिव आप देख रहे हैं यहाँ भी। 6 महीने में आप देखेंगे कि कितने सिस्टम्स इन प्लेस आते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो या फिर देखिए कि कौन से केसेस हैं हाई कोर्ट्स में, कौन से प्रॉपर्टीज थे जो अपाहिजों के लिए देना चाहिए था और जैसे उन्होंने ये गफला किया, या कितने सारे प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचा। क्या फायदा हुआ है मुसलमानों को? आप शिया सुन्नी, खोजा, मेमन्स, आप बोराज, पसमंदा सबको पूछिए, एक आपको बताएंगे कि ये भ्रष्टाचार किस सवाल मैं इफ्रा से पूछ लेती हूँ। इफ्रा, क्या फायदा हुआ है मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से? जी, पहली बात तो मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से वही फायदा हुआ है जो हिंदू समाज को काश्मीर विश्वनाथन एक्ट से हुआ है, कमेटी एक्ट से हुआ है, या सिखों को गुरुद्वारा एक्ट से हुआ है। अपने मजहब के मजहबी इदारे बनाना, यानी मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना, चर्च बनाना और उनको मैनेज करना, ये जो है ये हमारा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए है।
हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अधिकार कृपा कर कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर जहां तक बात आती है, इससे पहले जो एक ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम है। इसको आप कृपा करके गुरुद्वारा कमेटी से मत जोड़िए। गुरुद्वारा कमेटी मूलतः गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए है। तो मतलब ही नहीं पता वक्फ बिल मैं नहीं कहता, कोर्ट कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जरा पढ़कर आया करो बहन, छोटी बहन पढ़कर आया करो। हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वक्फ अल्फाज का मतलब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ो और उसमें बड़ा स्पष्टता से कहा आप क्योंकि आप देश को बरगलाना चाहते हैं, आप मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं, इससे झूठ बोल रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, आप कृपा करके ऑर्डर पढ़ो जिसमें स्पष्टता से कहा गया कि वक्फ बोर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए है, वो वहाँ की रिलीजियस बॉडीज के लिए है। इसी प्रकार आपने सेक्शन 25-26 का भी झूठा हवाला दिया। सेक्शन 25-26 प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए नहीं कहा था, वो रिलीजन की फ्रीडम की बात करता है। इनके साथ तो डिबेट हो नहीं पाएगी। इनको ये खुद अनप्रिपेयर्ड आते हैं बहुत सारे पैनलिस्ट और उनको लगता है कि अब पता चल जाएगा पार्टी को। आप अनप्रिपेयर्ड आई हैं, मेरा चैलेंज स्वीकार करें। कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले कृपा कर, और कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया कि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड है। अनपढ़ तो आप बेटा जो ये नहीं बता रही कि यासिन मलिक की प्रॉपर्टी किसके ऊपर है, जब ट्रिपल चला के आप पक्ष में या विरोध में थे। मतलब क्या है, इनको ये चीज नहीं पता, ये चीखे जा रहे हैं, चीखे आप बोलकर जाना ट्रिपल ट्रैक के पक्ष में या विरोध में। आपने बात की थी कि अगर एक वकील होने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है। नहीं, रुकिए, आप लोग दोनों शांत हो जाइए। मेरी बात ये है इफ्रा कि मैंने सवाल पूछा था वक्फ बोर्ड से क्या फायदा होता है मुसलमानों को। अगर उसमें आपने गुरुद्वारा कमेटी के फंक्शनिंग की बात की है, जो आपका इंटरप्रिटेशन जो सच्चाई है उससे डिफरेंट है, तो वो जाहिर सी बात है बोलेंगे। मेरा सवाल आप फिर से आप सुनिए और बस उसी का जवाब दीजिए। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए इफ्रा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड अभी तक जिस तरह से चल रहा था उससे मुसलमानों को क्या फायदा हुआ, जवाब दीजिए। आपका सवाल सिंपली है, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 26 से यहाँ के मुसलमानों, हिंदुओं, गुरुद्वारों, सिखों को क्या फायदा है? इसका बहुत सिंपल जवाब है, आर्टिकल 26 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज कि हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने इदारे बनाने का, अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टीज मैनेज करने का हक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कह रही हैं आर्टिकल के एक्ट जो है वो गुरुद्वारा मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए। कृपा करके वक्फ बोर्ड का मेरा कृपा करके 1995 का एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें बड़ी स्पष्टता से लिखा गया कि वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए है। आप अनपढ़ से आ जाते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये लीजिए 1995 आर्टिकल छोड़िए, पहले बताइए 1995 का जो एक्ट है बड़ा स्पष्टता से कहता है कि वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए, न कि रिलीजन के मैनेजमेंट के लिए। धर्म का लेकर उससे कोई वास्ता नहीं है, धर्म का उससे कोई वास्ता नहीं है। और एक जो हमारे तो इसमें आर्टिकल 26 का क्या फायदा है? वो कहाँ से रिलीजियस दायरे में आता है? वो कौन सा मस्जिद मैनेज करता है? वक्त बता दीजिए, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। वक्फ बोर्ड कौन सी मस्जिद मैनेज करता है? मस्जिद को जगह देनी अलग बात है, मदरसे को जगह देनी अलग बात है, पर वक्फ बोर्ड कौन सी मस्जिद मैनेज करता है बता कर जाइएगा पूरे देश के अंदर। सुन लिया हम लोगों ने, आप प्रिपेयर तो आए नहीं है, सिर्फ बोलते जा रहे हैं। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप छोटी है इसलिए छूट नहीं ले सकती है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर झूठ और सच्चाई की बात हो रही है। शायद ये इंटरप्रिटेशन की बात होनी चाहिए क्योंकि वही पर्सपेक्टिव होता है, एक के लिए सही है, दूसरे के लिए गलत होता है। सुजाता पॉल जी, संसद में अच्छी बहस हुई, आप लोगों ने अपना व्यू पॉइंट रखा, ऑपोजिशन ने अपना व्यू पॉइंट रखा, और इसी विरोध और सपोर्ट के बीच में वक्फ बिल पास हुआ और फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल आ गया। बात यह है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो पॉलिटिकली देखा जाएगा। कांग्रेस बहुत सारी पार्टीज के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो यहाँ पर बात यह है कि इंडिया ब्लॉक एक साथ जा रहा है या इंडिया ब्लॉक में भी बहुत सारे ऐसे गुट हैं जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनको लगता है कि इतना आगे नहीं जाना चाहिए, जो संसद में बात था वहीं पर बात खत्म। देखिए, इस बात पे आने के पहले मुझे थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि आरपी सिंह जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है
कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उनके परिवार वालों के हत्यारे 2022 में जब छोड़े गए थे, तो प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे थे लाल किले से 15 अगस्त को, और होम मिनिस्ट्री तब तक इनके रिलीज करने के ऑर्डर साइन कर चुकी थी। तो पहला झूठ तो आरपी सिंह जी का ये है। दूसरी बात, जब मुसलमान बहनों की बात होती है तो जमहूरियत में सबको आजादी है कि वो अपना विरोध दर्ज करें। वो कैसे करते हैं वो उनके देखने का है। आप जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी भी बात करिए कि लोगों को अधिकार है कि कानून आपने पास किए, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके गए, लेकिन जनता अगर बाहर आक्रोश में आएगी तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। दूसरी बात। तीसरी बात, ये आरपी सिंह जी ये भी बता दें करंट किसको लगा रहे थे अमित शाह जी 2020 के दिल्ली के चुनाव के दौरान। और चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये पिछले 11 साल से सत्ता में है, तभी तो मुझे बोल लेने दीजिए, अंदराबी जी को अगर नॉमिनेट किया गया तो वो इसीलिए क्योंकि पिछले कानून में प्रावधान था ना। आप तो कहते हैं कि ऐसा अब हुआ प्रावधान, तो आपका ये झूठ है। लेकिन ऑर्गेनाइजर का एक आर्टिकल अभी ईसाइयों के बारे में आया था जिसको ऑर्गेनाइजर को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले मुसलमानों के पीछे जाना है। गोलवालकर जी ने अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि देश के 3 दुश्मन है, पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई और तीसरे लेफ्टिस्ट। तो तभी तो प्रधानमंत्री जी हम सबको अर्बन नक्सल कहते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि हम भाजपा को ज्वाइन कर ले। लेकिन सरदार जी, आपको एक बात जरूर कहूंगी कि आप भाजपा में जरूर हैं, लेकिन ये याद रखिए कि माइनॉरिटीज में हमारे सिख भी आते हैं। मेरे अंदर भी सिखों का भी खून है, इसलिए मुझे पता है कि मैं उनके लिए तब तक खड़ी रहूंगी। तभी तो 3 ईयर सिखों को मरवा दिया था दिल्ली के अंदर। मेरे वो खून खोला नहीं ना आज तक। जब 3 ईयर सिखों के गले में टायर डलवाया और राजीव गांधी ने दिल्ली में 3 ईयर सिख मरवा दिए। और आपके अरे पंजाबी किस बात का, राजीव गांधी ने 3 ईयर सिखों को मरवाया। आप एक बार भी कोर्ट गई हैं? आपने एक बार भी कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ा है सिखों के पक्ष में? आप तो सज्जन कुमार को एमपी बनाया, टाइटलर को मंत्री बनाया, भगत को मंत्री बनाया। ये तो कृपा है, धन्यवाद है मोदी जी का, जिनके चलते हुए आज सज्जन कुमार को 2 मुकदमों में उम्र कैद हो गई। नहीं तो आप तो उसको मंत्री बना देते। आपका बस चलता तो आपका बस चलता तो उसको मंत्री बनाते आप सरकार के अंदर। और जो शोषित वंचित समाज है, आप सिखों की बात मत करा करो। बात को समझिए। आप कौन होते बताने वाले? आप कौन होते हैं? अरे शोषित वंचित समाज के साथ खड़े हैं तो इस बिल के अंदर बड़ा स्पष्टता से लिखा है। यही दिक्कत है भाजपाइयों की। आप भाजपाई सिख हो, आप सिख नहीं हो। अगर सिख होते हैं तो जब किसान कानून के खिलाफ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सिख होने का। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सिख होने का, समझे नहीं? मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सिख होने का। अब अपनी बात बताओ। आप अपनी बात बताओ। आप कह रहे थी मैं सिखों का खून दौड़ता है, उस खून पानी कैसे हो गया? जब आपके नेता ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जब आपके दूसरे नेता ने कहा कि हुआ तो हुआ, तब वो खून का चला गया था। तब जब आपके नेता के एडवाइजर ने कहा वो हुआ तो हुआ, तो आपका खून का चला गया था। माइनॉरिटीज की बात करें, चलो सिखों की बात करें, चले। हथियाने का काम आप करना चाहते हैं, ये सच्चाई है। आपको बताना होगा कि जब सरकार नॉमिनेट करती है तो आप झूठ परोसेंगे, उससे क्या होगा? और मैं करंट की बात बताता हूँ। हाँ, करंट लगना चाहिए था उनको, जो कि तब भी झूठ परोस रहे थे। और झूठ क्या परोस रहे थे कि सीए के चलते हुए मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। ऐसा झूठ परोस रहे थे कि सिखों जो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी सीए के चलते हुए। उनका करंट जाना ही चाहिए था, जिसमें आपके पार्टी के लोग भी थे। ये बताइए सलमान चलिए बस कुछ वक्त बचे हैं, तो इसलिए मैं जदयू और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास फिर से जाऊंगी। दोनों प्रवक्ता शांत बैठे हुए हैं। मनीष यादव जी और मनोज यादव दोनों को स्क्रीन पे लाया जाए। मनोज यादव जी, अभी जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में केस चल रहा है और बहुत ही सख्त तौर पर ये जो सख्ती दिखा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, वो बात है कि उन लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। और अगर विरोध करना है तो प्रोटेस्ट करके क्या होगा, क्योंकि अब तो कानून बन चुका है। तो इसलिए सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने चाहिए, वही रास्ता सही है। निश्चित आपका सवाल बड़ा सही है कि अब सड़क पर विरोध करने की बजाय
सुप्रीम कोर्ट से मदद लेनी चाहिए, चाहे तमाम सारे संगठन हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या तमाम सारे राजनीतिक दल जिनकी संख्या 200 वोट जो पड़े हैं, 232 के करीब वोट उस पक्ष में, विपक्ष में जो पड़े हैं, वो निश्चित तौर पे इस बात को इंगित करते हैं कि देश का एक बड़ा तादाद में संख्या, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, वो इस बिल के खिलाफ है। तो हम कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन देखिए सभी को आज़ादी है इस बात की। मरियम जी, आप भी जानती हैं कि सबको अपनी अपनी बात कहने का इस देश में हक है। हमारी पार्टी की एक प्रवक्ता को 8 लाख के मुचलके के लिए नोटिस भेज दिया, एक हमारी पार्टी के नेता को, छात्र स्टूडेंट विंग का लीडर है, उसको 2 लाख मुचलके का नोटिस भेज दिया। आप ये क्या कर रहे हो? मतलब कोई विरोध भी नहीं करने दोगे, तो तुम में और अंग्रेजों में अंतर क्या रह गया? यानी कि कोई विरोध भी नहीं कर सकता है। और आप अगर सब कुछ सही लेके आए हो तो मुझे आप 5 अपने बिल बता दो जिसको पूरे देश ने एक्सेप्ट कर लिया हो, हंसते हुए एक्सेप्ट कर लिया हो। आप या तो आपने रिवॉक किया है, वापस ले लिया है बिल, या तो जबरदस्ती जनता के ऊपर कर दिया। जीएसटी का मैं नाम लेता हूं, आप बताइए कितने संशोधन हुए? अरे संशोधन पे पीएचडी की जा सकती है, इतने संशोधन आपने जीएसटी में किए। यानी कि आप प्रिपेयर नहीं थे, आप सही से चीजें नहीं ला पाए। आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है थोपने का, ना कि आपके पास से कोई एक बेहतरीन मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर रास्ते पे ले जाया सके और देश को शक्तिशाली बनाया जा सके। क्या आरपी सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि भारत में मौजूदा बीजेपी की सरकार के द्वारा लाए बनाए कानूनों से देश कितना प्रगति के मार्ग पे चला? चलिए, तो 30 सेकंड पहले आदि मनीष यादव इसका जवाब दे दें कि इससे क्या प्रगति होगी देश में इस कानून से। देखिए मारिया जी, हाँ, इस कानून के इस संशोधन में लगातार ये बातें कही जा रही है कि इतनी बड़ी वक्फ की जो संपत्ति है, इससे जो इनकम आ रही वो आई जा कहां रहा, उसका पैसा कहां जा रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो रही है। जो पासमानदा मुसलमान है उन्हें शामिल करने की बात की जा रही है। कोई ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। और मनीष जी, आपको बता दूं, किसी को फायदा नुकसान हो ना हो, आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। जेडीयू मतलब खत्म, जेडीयू मतलब खत्म। इसी 2025 में देख लेना। हाँ, आप धोखेबाज समाजवादी लोग हो, आप धोखेबाज समाजवादी लोग हो। आपने समाजवाद के ऊपर धब्बा लगवा दिया। आपकी वजह से लगे हुए हैं। देश के महान समाजवादी नेता सिद्धे लोहिया जी दुखी होंगे, जयप्रकाश जी दुखी होंगे, कर्पूरी ठाकुर जी दुखी होंगे, और आज जो समाजवादी हैं उनकी भी आत्मा को चोट रही होगी कि हमारे नीतीश जी पे कौन सा काला जादू कर दिया भाजपा आरएसएस के लोगों ने। अरे जेडीयू मतलब आरएसएस हो गया, जेडीयू मतलब बीजेपी हो गया, जेडीयू मतलब किसी अल्पसंख्यक कम्युनिटी, किसी महादलित, किसी महापिछड़े, किसी पिछड़े वर्ग के लोगों के भले करने वाला। बात यहीं पे खत्म करते हैं, बात यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष यादव, आरपी सिंह, सुजाता पॉल, मनोज यादव, शाइना एनसी और इफरा जान। बात यहीं तक, क्योंकि अभी इस बिल, इस संशोधन को लेकर के बहुत चर्चा जारी रहेगी। अभी बहुत सारे चैप्टर्स और खुलेंगे और मुकाबला में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।